हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है भानु प्रताप। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल भानु प्रताप केमिस्ट्री पर। अब जैसा कि पता है आपको, राजस्थान बोर्ड का हमारा एग्जाम है 4 मार्च को। कब है? 4 मार्च को हमारा राजस्थान बोर्ड का एग्जाम है भाई, केमिस्ट्री का। और अपनी चल रही है राजस्थान बोर्ड वालों के लिए ही सारे चैप्टर की इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस की सीरीज। सारे चैप्टर की इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस की सीरीज। और आज है हमारा चैप्टर नंबर 4। कौन सा है? चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है भाई? चैप्टर नंबर 4 का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। ये चैप्टर कहाँ आता है? ये चैप्टर आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किसमें? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हो तैयार, करने वार, हो तैयार, करेंगे वार। किसके? राजस्थान बोर्ड के 4 मार्च को केमिस्ट्री के पेपर के ऊपर। एकदम 56 में से 56 नंबर लेके आना है। अगर आप, मैं आपको गारंटी दिलाता हूं, अगर आप ये डेली मेरे साथ 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लेते हो तो आपके 56 में से 40 नंबर तो कहीं नहीं गए यार। उसके अलावा फिर थोड़ा बहुत याद भी करना पड़ेगा आपको भी। ठीक है, चले आ जाओ। और अगर परफेक्टली याद करके जाते हो तो 56 में से 56 नंबर भी, इसकी भी गारंटी देता हूं। ठीक है, परफेक्टली अगर याद हुआ तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है? जो आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, उन्हीं को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उन्हीं को हम बोलते हैं क्या बच्चा? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक में क्या आता है? एफ ब्लॉक में आता है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। क्या आता है? लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। इन्हीं लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स को क्या बोला जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेंथेनॉइड्स में क्या आता है? लेंथेनॉइड्स स्टार्ट होती है हमारे पास, लेंथेनॉइड जो है वो स्टार्ट होती है कहाँ से? 58 से लेके 71 तक। और जो एक्टिनॉइड है वो स्टार्ट होती है हमारे पास 90 से 103 तक। एक्टिनॉइड को कौन सी सीरीज बोलते हैं? 5F सीरीज। लेंथेनॉइड को कौन सी सीरीज बोलते हैं? 4F सीरीज। और दोनों को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं बच्चा? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगला क्वेश्चन चले, ये था आपका पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, राइट एनी 3 फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड कौन से? डी एंड एफ ब्लॉक वाले। डी एंड एफ ब्लॉक वालों की 3 फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। क्या बतानी है आपको? 3 फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक्ससीडिंग प्योर मेटल्स। प्योर मेटल्स को छोड़ दूं एक बार तो डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का आपके पास वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब इनको आप आसानी से गला नहीं सकते। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एलिमेंट आसानी से कितना गल सकता है और किस टेम्परेचर पे गल सकता है, वही तो है मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई होता है, इनको आसानी से आप गला नहीं सकते। दूसरी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सट्रीम हार्डनेस। दे आर वेरी हार्ड विथ सम कार्बाइड्स और बोराइड्स। इनकी हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है। और अगर ये रिएक्ट कर ले, कौन? डी एंड एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स अगर रिएक्ट कर ले किसके साथ? कार्बाइड्स और बोराइड्स के साथ, तो भाई साहब इनकी हार्डनेस, क्या हार्डनेस हो जाती है, आसानी से तो टूटे, मरे ना टूटे आसानी से। ठीक है, अगला पॉइंट, मेटेलिक कंडक्टिविटी। दे रिटेन मेटेलिक और थर्मल कंडक्टिविटी को ये रिटेन करते हैं ताकि इनकी इलेक्ट्रिकल और मेटेलिक के क्या हो जाए? सूचालक क्या हो जाए? कंडक्टर हो जाए। चले आगे, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एलिमेंट शोइंग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? जल्दी बताओ। डी एंड एफ ब्लॉक में से कौन सा, डी ब्लॉक में से कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? भाई साहब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? जिस एलिमेंट के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे, जिस एलिमेंट के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे, वही तो आपके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? अब बात करें अगर मैग्नीज की, बात करें किसकी? मैग्नीज की। मैग्नीज के पास कितने? मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। कितने? 7। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो आर्गन 3d5 4s2। और यही है इसकी क्या? वैलेंस सेल। यही है इसकी क्या? वैलेंस सेल। और टोटल वैलेंस सेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7। कितने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? +7। तो आपको पता होगा मैग्नीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से होती है? +2 से लेकर +7 तक पूरे डी ब्लॉक में। +2 से लेकर +7 तक क्वेश्चन पूछा गया आपके 1 नंबर का। कितने का?
एक नंबर का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन, मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? तो हीमोग्लोबिन में आपको पता होगा, हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें आयरन +2 होता है। क्या होता है? आयरन +2 से ही आपका कौन सा एटम सराउंडेड रहता है? तो देखो हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? आयरन। आयरन कितने नंबर पे आता है? 26 नंबर पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d6 4s2 हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ईच मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स each containing a heme group हीम ग्रुप होता है विथ अ सेंट्रल आयरन एटम। सेंट्रल में कौन प्रेजेंट है? आपका आयरन +2 का एटम। सेंट्रल में कौन प्रेजेंट है? आपका आयरन +2 का एटम। कौन? आयरन +2 का एटम। कर लोगे? आ जाओ नेक्स्ट। अरे मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है। जल्दी से यार क्लास को लाइक भी कर दो। आपके लिए इतनी मेहनत से 25 क्वेश्चन निकाल के लेके आया हूँ एकदम राजस्थान बोर्ड के। कुछ तो एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन जो है उन्हीं के बेसिस पे नए क्वेश्चन बना दिए मैंने। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल चेंज हो गए, इनऑर्गेनिक में आपके थ्योरेटिकल वाला पोर्शन चेंज हो गया, ठीक है। तो ये आपके राजस्थान बोर्ड के लिए बहुत हेल्पफुल है। मैं आपको क्लास की स्टार्टिंग में बताया ना, गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने 25 क्वेश्चन की सीरीज कर ली 10 के 10 चैप्टर की, आपके 40 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता 56 में से। और आधे लोग तो इसी भरोसे बैठे सर 40 तो आ जाए, 40 आ जाएंगे ना सर? हेलो सर, 40 आ जाएंगे ना? अरे बेटा 40 क्या, अगर ढंग से पढ़ के जावे ना तो 50 नंबर भी लेके आ सकता है इन 25 क्वेश्चन की सीरीज से, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन, वाई ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्यों शो करता है? डेड मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके 4 मेजर रीजन है। क्या है? 4 मेजर रीजन है कि ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो आपके कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। कितने रीजन है? 4 मेजर रीजन है कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करने के। कौन कौन से भाई? पहला रीजन है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। उनके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। तो जब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ेगी। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो उनके एक एक एलिमेंट के पास 2 2 3 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। जैसा अभी ये बात किया था हमने मैग्नीज, किसकी? मैग्नीज की बात की थी। मैग्नीज कहां से कहां तक शो करता है? Mn+2 से लेकर Mn7 तक। Mn+2 से लेकर Mn+7 तक शो करता है भाई, ठीक है सर। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करते हैं। पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं इनके पास। क्या होते हैं? पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स या फिर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स या फिर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। और क्या होता है? सरफेस एड्सॉर्प्शन होता है। और क्या होता है? सरफेस एड्सॉर्प्शन। वापस बोलो, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल या फिर वैकेंट डी ऑर्बिटल या फिर सरफेस एड्सॉर्प्शन। ये 4 मेजर रीजन है ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपके कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट। लो, इसमें से आप बताओ कलरलेस मेटल कौन है? जब तक मैं पानी भी लेता हूं, फटाफट जल्दी करो। कलरलेस मेटल हम निकालेंगे कैसे? आपको पता है डी ब्लॉक में जो जिसका कॉन्फ़िगरेशन D0 और D10 है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक में D0 या D10 है, वही मेटल हमारे पास कैसा है? कलरलेस है। वही मेटल हमारे पास कैसा है? कलरलेस मेटल है। तो ये MCQ से उठाया हुआ है, जिंक +2, कॉपर +2, Mn+2 और V+2 में से कौन सा कलरलेस है? कलरलेस क्या होते हैं? जिनका कॉन्फ़िगरेशन, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 या D10 होता है। और D0 या D10 का मतलब क्या है? कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है। कहां देख रहे हो? इधर आओ जल्दी आओ। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो वही आपके क्या शो करता है? कलर। वही आपके क्या शो करता है? शो कलर। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कलर शो करेंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर एब्सेंट है तो कलर शो नहीं करेंगे। जिंक +2। अच्छा, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं तो डी ट्रांजिशन हो पाएगा क्या? अरे जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं तो क्या डी ट्रांजिशन हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा? डी ट्रांजिशन होगा ही नहीं तो कलर किसकी वजह से आता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो कलर होता है वो कलर किसकी वजह से आता है? वो कलर आता है डी ट्रांजिशन की वजह से। किसकी? डी ट्रांजिशन की वजह से, ठीक है। जिंक +2 का कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 3d10, फुल भरा हुआ एकदम, फुल फिल्ड ऑर्बिटल है। क्या है? फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल है। इसके पास 3d9 एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3d5 5 अनपेयर्ड, 3d3 3 अनपेयर्ड। ये तो सारे कलर शो करेंगे, लेकिन जिंक +2 आपके पास कलर नहीं शो करेगा। जिंक +2 आपके पास कलर नहीं शो करेगा। अगला क्वेश्चन,
एलिमेंट्स ऑफ लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। भाई साहब ये आपके एमसीक्यू में ना, सच बता रहा हूँ, इतनी बार पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फ्रॉम इज बिलोंगिंग टू एक्टिनॉइड सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज बिलोंगिंग टू लेंथेनॉइड सीरीज, इनमें से कौन सा लेंथेनॉइड में, कौन सा एक्टिनॉइड में। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार में याद करवा दें लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। कर ले, हो जाओ, हो तैयार, करेंगे बार लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड याद करने पर। ट्रिक लिख दूं, बढ़िया, आ जाओ, तो ट्रिक लिख देते हैं। सी फॉर सीने, PR फॉर सीने पर, ND फॉर नदियां, प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ अरे तुम यूं ही लाजवाब। याद हो जाएगा। सीरियम, प्रोसीडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोथीमियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोशियम, होल्मियम, अर्बियम, टूलियम, यटर्बियम और ल्यूटेशियम। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 58 से स्टार्ट होकर कहाँ तक? 71 तक। और लेंथेनॉइड को क्या बोलते हैं? 4F सीरीज। क्या बोलते हैं बच्चा? 4F सीरीज। कर लोगे। सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ अरे तुम यूं ही लाजवाब। सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ अरे तुम यूं ही लाजवाब। ठीक है, ये तुम्हारे लिए, ये एकदम तुम्हारे लिए। अगला एक्टिनॉइड याद करेंगे। एक्टिनॉइड कहाँ से होता है? थोरियम, प्रोटेक्नीशियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, स्क्यूरियम, बर्केलिनियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलिनियम और लॉरेंसियम। कहाँ से स्टार्ट है? 90 से स्टार्ट है। कहाँ तक? 103 तक। ट्रिक लिख दे, हो जाए ट्रिक एकदम बढ़िया धमाकेदार। आ जाओ। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, उनसे निपटेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे पुराने अच्छा एक सेकंड है ना, थोड़े पहलवान निपटेंगे ऊपर ही आएगा, निपटेंगे थोड़ा यहां से हटा देते हैं। हाँ, तो थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, PU फॉर पुराने, एमेरिशियम फॉर आम, क्यूरियम फॉर कम, बर्केलिनियम फॉर बिकेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैलिफोर्निया मतलब कैफे में, आइंस्टीनियम मतलब ऐसे, फर्मियम मतलब फरमाओ, कैफे में ऐसे फरमाओ, मेंडेलिवियम मतलब मैडम, नोबेलिनियम मतलब नोरा। देखिए नोरा का नाम सुनते ही देखो ओहो हंसी आई जो, देखो अरे हाय स्माइल तो देखो इनकी। नोरा मैडम, नोरा नाश्ता लाओ। हाँ भाई, तो लेंथेनॉइड की सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ अरे तुम यूं ही लाजवाब। और एक्टिनॉइड की थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ कि मैडम नोरा नाश्ता लेके आओ। ठीक है, अरे अब तो हो जाएगा ना यार, क्यों नहीं होगा? हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? इट इज स्टडी ग्रेजुअल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। लेंथेनॉइड एलिमेंट की, लेंथेनॉइड एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक? 58 से 71 तक। और क्या बोलते हैं इनको? 4F सीरीज का एलिमेंट बोलते हैं। लेंथेनॉइड एलिमेंट्स की आयनिक और कोवेलेंट रेडिया में ग्रेजुअल डिक्रीज होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ जो आपके लेंथेनॉइड सीरीज कौन सी होती है? 4F सीरीज। 4F का होता है पुअर सिल्डिंग इफेक्ट। 4F का क्या होता है बच्चा? पुअर सिल्डिंग इफेक्ट। 4F के पुअर सिल्डिंग की इफेक्ट की वजह से जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने की वजह से जो आपकी आयनिक और कोवेलेंट रेडिया ये वो हो जाती है, उसकी कम हो जाती है। तो इसका एक और क्वेश्चन है, ये तो है आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो 4F के पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से, 4F के पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से होता है। और अगर पूछ ले एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो वो हो जाता है 5F के पुअर सिल्डिंग इफेक्ट की वजह से, 5F के पुअर सिल्डिंग इफेक्ट की वजह से। और ऐसा अगर इसको पूछ ले भाई साहब, या तो पूछ जाएगा लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, अगर थोड़ा सा उसको हार्ड बनाना हुआ सवाल, थोड़ा सा उसको क्वेश्चन अगर हार्ड बनाना हुआ तो वो एलिमेंट लिख देगा, जैसे जिंक और मरकरी, इनकी रेडियाई, इनकी रेडियस इक्वल, नियरली इक्वल होती है। क्यों? या फिर जिंक और मरकरी की जगह हम लिख देते हैं जिरकोनियम और हाफनियम।
जिरकोनियम और हाफनियम, इनकी रेडियाई नियरली इक्वल होती है बिकॉज ऑफ 4f के पुअर ऑफ शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से, और या फिर नहीं बोलें तो पूरा का पूरा सीधा सीधा कैसे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अरे हो जाएगा, परफेक्टली हो जाएगा अब तो, एकदम श्योर। आ जाओ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है, तो ये नीचे ये सारे आप करोगे, ये जो चार दिख रहा है ना, ये चारों के चारों आप करोगे, मैं पहला समझा रहा हूँ सर। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हमको आयरन प्लस 2 का, किसका, आयरन प्लस 2 का। सर आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन, आयरन आता है कितने नंबर पे बिलाला, आयरन आता है हमारे पास 26वें नंबर पर, कितने नंबर पर, 26वें नंबर, मैग्नीज के जस्ट बाद में, मैग्नीज के जस्ट बाद में। तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 3d6 4s2, क्या हो गया, 3d6 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, 2 इलेक्ट्रॉन निकालते ही अब कॉन्फ़िगरेशन क्या रहे, बच गया, अब कॉन्फ़िगरेशन बच गया मेरे पास 3d6, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल गए कौन से, 4s वाले इलेक्ट्रॉन में से, कहां से निकलेंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में से, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सा है, 4s, 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, ठीक है सर। अब आयरन प्लस 2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या बचा, 3d6, तो बनो 3d6 1, पहले हुन्स रूल के हिसाब से एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 4 5, उसके बाद ये लो 3d6, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, जल्दी बोलो, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अभी भी कितने बचे हुए हैं, 4, कितने बचे हुए हैं, 4। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू एस से, किससे, म्यू एस से का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट n प्लस n प्लस 2, रखो 4, ये लो 4 4 प्लस 2 कितना हो गया, ये हो गया अंडर रूट 4 इंटू 6, कितना आ गया, अंडर रूट 24, अंडर रूट 24 मतलब 4.89 के आसपास। और इसकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या होती है, बोर मैग्नेटॉन, क्या होती है, बोर मैग्नेटॉन, तो 4.89 बोर मैग्नेटॉन। Fe+3 की आप मेरे को कमेंट करेंगे, क्रोमियम प्लस 2 की, क्रोमियम प्लस 3 की, मैग्नीज प्लस 2 की और कॉपर प्लस 2 की, इन सब का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आप मेरे को कमेंट कर देना, अरे कर लोगे। आ जाओ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जिंक कैडमियम और मरकरी और Cn को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते क्यों, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, सोचो, दिमाग सोचो, जल्दी सोचो फटाफट। जिंक कैडमियम और मरकरी और Cn को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते क्यों। तो भाई साहब जो एनसीईआरटी बोलती है ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, ऐसे एलिमेंट्स जिनका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो या वैकेंट हो, ऐसे एलिमेंट्स जिनका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो या फिर वैकेंट हो, उन्हीं को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में रखते हैं, उन्हीं को हम ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन जिंक कैडमियम और मरकरी का जो डी ऑर्बिटल है वो फुल फिल्ड है, कितना, D10 कॉन्फ़िगरेशन है। जिंक कैडमियम और मरकरी का कॉन्फ़िगरेशन कितना, D10, जिंक का 3d10 4s2, जो आपके मरकरी है उसका 4d10 5s2, जो आपके सॉरी कैडमियम का हो जाएगा 4d10 5s2, और जो आपके मरकरी है उसका हो जाएगा 5d10 6s2। तीनों में डी ऑर्बिटल फुल भरा हुआ है, और फुल भरा हुआ है तो ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ये देख लो, ये लिखा हुआ है, बिकॉज दे पजेज कंप्लीटली फिल्ड n-1 d10 सेल, n-1 d10 सेल इन देयर ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में ही उनका जो डी ऑर्बिटल है वो फुल भरा हुआ हो जाता है, और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, टी फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है, पार्शियली और वैकेंट डी ऑर्बिटल, कहां से कहां तक, D1 से D9 तक, पार्शियली और वैकेंट डी ऑर्बिटल कहां से, D1 से लेके D9 तक। ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, जो ऐसे ऑर्बिटल, ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर डी ऑर्बिटल पार्शियली या वैकेंट फील्ड हो, कहां से कहां तक, D1 से लेके 9 तक। तो D1 से लेके 9 तक जो कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट है उन्हीं को हम क्या मानते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या मानते हैं बच्चा, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है सर। 2 से 3 बार आ रखा है ये क्वेश्चन, ठीक है, याद कर लेना, एकदम परफेक्टली याद हो जाना चाहिए भाई। ब्रास के कंपोनेंट क्या क्या है, ब्रास के कंपोनेंट जल्दी बताओ, ब्रास के कंपोनेंट क्या है, ब्रास का कंपोनेंट 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, पहली बात जल्दी बोलो। ब्रास का कंपोनेंट है हमारे पास कॉपर, कॉपर जो यूज होता है बेस मेटल में, और दूसरा कंपोनेंट उसमें साथ में मिलाया जाता है जिंक, जिंक क्या है, अलॉयिंग एलिमेंट, जिसके अलॉय बनता है, जिंक के क्या बनते हैं, अलॉय। तो ब्रास कंपोनेंट किसके, ब्रास का कंपोनेंट क्या है, एक है कॉपर, एक है जिंक, एक है कॉपर और दूसरा क्या है, जिंक, ठीक है सर। ओके सर, समझ में आ गया एकदम। कॉपर क्या है, बेस मेटल, और जिंक क्या है, अलॉयिंग एलिमेंट, क्या है, अलॉयिंग एलिमेंट। मजा आ रहा है,
मजा आ रहा है तो लाइक भी कर दो यार, लाइक करने में क्या जा रहा है आपका। और अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी जरूर करके जाओ इसको चैनल को। आपके लिए राजस्थान बोर्ड वालों के लिए ऐसे ही कंटेंट आता रहेगा 4 मार्च तक, क्योंकि मैं एकदम परफेक्टली खड़ा हूँ आपके लिए 4 मार्च को सुबह 4 बजे भी, ताकि आपके लिए एकदम परफेक्ट 56 में 56 की स्ट्रेटेजी बना सकूं। अरे कर लोगे, आ जाओ नेक्स्ट। वाई इज द जिंक +2 डायामैग्नेटिक एंड Mn+2 इज पैरामैग्नेटिक। जिंक +2 डायामैग्नेटिक है, लेकिन Mn+2 क्या है, पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक क्या होता है? डायामैग्नेटिक क्या होता है? डायामैग्नेटिक होता है सर ऐसा एलिमेंट, ऐसा मैग्नेटिक एलिमेंट जिसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो तो है डायामैग्नेटिक। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाते हैं तो वो हो जाता है पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है तो डायामैग्नेटिक, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक। जिंक +2 करो, जिंक +2, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन बोलना। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन कितना है? जिंक का कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास 3d10 4s2। जिंक +2 का बोलना, +2 का होता ही 4s2 हट जाएगा। अब 3d10, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ही इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 3d10। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये कैसा है? डायामैग्नेटिक। कैसा है बच्चा? डायामैग्नेटिक। ये देख लो सारे के सारे वही क्वेश्चन है, तो आपको समझा भी रहा हूँ साथ साथ में। अगर जरूर नहीं है जिंक +2 और Mn+2 का आ जाए तो उनसे पूछ ले क्रोमियम +2 और क्रोमियम +3 के बारे में बताओ, कौन डायामैग्नेटिक कौन पैरामैग्नेटिक, कर लोगे। डायामैग्नेटिक मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है सर। Mn+2 मैग्नीज का अभी कॉन्फ़िगरेशन लिख के आए थे हम। मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 3d5 4s2, 3d5 4s2। लेकिन Mn+2 का लिखना हो तो ये 4s2 हट जाएगा, क्या बच जाएगा? 3d5। 3d5 मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्या? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अरे कर लोगे, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम। गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्दी बोलो भाई। गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, गैडोलिनियम आता कितने नंबर पे? 64 पे। किस में आता है? लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड में। लेंथेनॉइड में कौन सी सीरीज का एलिमेंट है? 4f है 5f? 4f का। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या है? एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो आ जाओ गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन। गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन है जेनॉन, जेनॉन 4f7 5d1 6s2। जेनॉन 4f7 5d1 6s2। और क्या है ये कैसा है? हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। कैसा है? हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। कैसा है बच्चा? हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। चले आ जाओ। Why are manganese +2 compounds are more stable than Fe+2 towards oxidation? Mn+2 के जो कंपाउंड्स है वो मोर स्टेबल है देन Fe+2 के ऑक्सीडेशन की टूवर्ड्स। जल्दी बताओ, बताओगे? मैग्नीज +2 के जो कंपाउंड्स है वो ऑक्सीडेशन की तरफ मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू Fe+2। जल्दी बताओ। बिकॉज ऑफ मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन बोलो। मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन है सर 3d5 4s2। Mn+2 का बोलो, 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, पीछे कितने बचे? 3d5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब एकदम स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। Mn+2 का क्या हो जाएगा? स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन Fe+2 में क्या है? 3d6। Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चा? 3d6। Fe का क्या होता है? नॉर्मल 3d6 4s2। Fe+2 का कितना हो गया? 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, पीछे के बचे क्या? 3d6। Mn+2 का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d5, Fe+2 का कितना हो गया? 3d6। उसके अंदर स्टेबल हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल है, स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है और स्टेबल हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल है। उसको हार्ड बना देता है ऑक्सीडाइज करने के लिए। उसको हार्ड बना देता है किसके लिए? ऑक्सीडाइज करने के लिए। दैट्स वाई किसके कंपेयर में? Fe+2 के। मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन 3d5 है, स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हार्ड बना देता है एज कंपेयर टू किसके? Fe+2 के कंपेयर में। चले अगला। भाई साहब ये लेंथेनॉइड की 2 से 3 रिएक्शन पूछी गई थी, मैंने सोचा पूरा चैप्टर की रिएक्शन ले लेते हैं लेंथेनॉइड की। ये लो भाई, तो इसमें लिखा हुआ था व्हाट हैपन व्हेन लेंथेनॉइड रिएक्ट विद HCl, या फिर व्हाट हैपन व्हेन लेंथेनॉइड रिएक्ट विद H2O। मैं एक साथ ले लेता हूँ। जब लेंथेनॉइड आपका HCl के साथ रिएक्शन करता है तो क्या निकलती है? H2 गैस। क्या निकलती है? H2 गैस। और लेंथेनम क्लोराइड एक सॉल्ट बनता है। लेंथेनम जब आपके HCl के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनती है? H2 गैस निकलती है और लेंथेनम क्लोराइड बनता है। जब H2 हेलोजन के साथ रिएक्शन करता है तो हैलाइड्स बनता है लेंथेनम के। क्या बनते हैं? लेंथेनम के हैलाइड्स बनते हैं।
और जब आपके पास H2O के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, लेंथेनम का हाइड्रोक्साइड और H2 गैस निकलती है। जब आपके साथ नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, लेंथेनम नाइट्राइड बनता है। क्या बनता है, लेंथेनम नाइट्राइड बनता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, लेंथेनम ऑक्साइड बनता है। सल्फर के साथ लेंथेनम सल्फाइड Ln2S3, ऑक्सीजन के साथ लेंथेनम ऑक्साइड Ln2O3 और सल्फर के साथ लेंथेनम सल्फाइड Ln2S3। और कार्बन के साथ अगर 2500 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करें तो क्या बनता है, Ln3C। Ln3C याद हो जाना चाहिए भाई, वापस बोलूं, ऑक्सीजन के साथ Ln2O3, सल्फर के साथ Ln2S3, कार्बन के साथ 2500 डिग्री सेल्सियस पर Ln3C और HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, Ln3C कंपाउंड बनेगा। हेलोजन के साथ रिएक्शन करेगा Lnx3, लेंथेनम का हैलाइड बनेगा। वाटर के साथ लेंथेनम हाइड्रोक्साइड क्या बन जाएगा, लेंथेनम हाइड्रोक्साइड। और अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो Ln लेंथेनम नाइट्राइड। चलें आगे, मजा आ रहा है क्वेश्चंस में, परफेक्टली क्वेश्चन यही तो होते हैं आपके क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड के। भाई साहब एकदम पूरी मेहनत लगी है इसको पीपीटी को बनाने में, एकदम हाथ से लिखी हुई है पीपीटी सिर्फ आप लोगों के लिए। मेरी क्लास के कुछ बच्चे थे, उन्होंने बोला सर हमारा 4 तारीख को एग्जाम है, जहाँ मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वहीं वाले बच्चे, उन्होंने बोला सर हमारा 4 तारीख को एग्जाम है तो हमको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। ये लो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे। इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने के बाद आपको मैं देखता हूँ कौन रोकता है आपको 56 में से 40+ नंबर लाने से। और 40+ नंबर भाई साहब बहुत होता है, जिसको अगर 1-2 नंबर भी के लिए भी वो जूझ रहा है बंदा, 5-10 नंबर, उसके लिए 40 नंबर बहुत इनफ होता है। मैं तो कह रहा हूँ अगर ये 25 क्वेश्चन याद करके भी चला जाए बंदा, 40 नंबर आने से उसको कोई नहीं रोक सकता। बस याद होना चाहिए यार, कंडीशन ये कि अप्लाई होगी, क्या याद होना चाहिए। और इसके अलावा अगर थोड़ी सी एनसीईआरटी पढ़ ले तो पूरे 50 नंबर आ सकते हैं। थोड़ी सी एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी ना, एनसीईआरटी क्या फिर जो तुम्हारे नोट्स लिखे हैं वो कर लोगे ना। आ जाओ, Cr+2 is reducing in nature while the same D4Mn+3 is oxidizing agent। Cr+2 reducing नेचर का होता है, Mn+3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों बताओ, जल्दी बोलो। सोचने की कोशिश करो यार, हर बार आंसर नहीं देखना है, सोचने का कोशिश करो, सोचने का। सोचो दिमाग में क्या हो सकता है ऐसा। आ जाओ बता देते हैं। क्रोमियम+2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद 3d4 इजीली चेंज हो जाता है 3d3 में। अब D4 जो है वो इजीली चेंज हो जाता है D3 में, क्यों, हाफ फिल्ड T2G का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हाफ फिल्ड T2G का कॉन्फ़िगरेशन, ये लिखा हुआ है, हाफ फिल्ड T2G ऑर्बिटल्स का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। देयरफॉर क्रोमियम+2 कैसा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्रोमियम+2 कैसा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। भाई साहब क्रोमियम+2 कैसा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि D4 जो है वो D3 में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, ड्यू टू हाफ फिल्ड स्टेबल T2G ऑर्बिटल्स के कॉन्फ़िगरेशन के कारण। लेकिन Mn+2 जो होता है वो स्टेबल है, हाफ फिल्ड D5। ये D3 T2G ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन है और ये D5 स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। हेंस Mn+3 जो है वो इजीली चेंज हो जाएगा किसमें, Mn+2 में, और किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। भाई साहब अगर किसी को चीज़ को बोले कि तू, जैसे मैग्नीज को बोले तो अगर तू अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो तू स्टेबल बन रहा है। स्टेबल कैसे है, D5 का कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, क्यों नहीं जाना चाहेगा यार। सारी की सारी दुनिया किसकी तरफ भाग गई, स्टेबिलिटी की तरफ। तो ये तो एलिमेंट्स है बेचारे, एलिमेंट्स भी किसकी तरफ भागेंगे, स्टेबिलिटी, स्टेबल की तरफ। कि भाई साहब यहाँ पे अनस्टेबल है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, स्टेबल। यहाँ पे अनस्टेबल है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो क्यों नहीं भागेंगे स्टेबिलिटी की तरफ, एक इलेक्ट्रॉन ही तो रिलीज करना है। और इलेक्ट्रॉन रिलीज के बाद इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। द मिनिमम गैसेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज एन 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड गैसेस एटम। आइसोलेटेड गैसेस एटम से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो एनर्जी लेनी पड़ती है वही तो क्या है आपकी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या है लाला, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। चलें आ जाओ अगला क्वेश्चन। वाई द, ये लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का क्वेश्चन आ गया आपके। वाई द सेकंड आईपी ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर आर हायर एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज। क्रोमियम और कॉपर की सेकंड आईपी, पहले तो आईपी का मतलब समझो। आईपी का मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन उसके न्यूट्रल गैस आइसोलेटेड गैसेस आइटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी देनी पड़ती है वही है आईपी। क्या होती है, वही है हमारे पास आईपी। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन बोलना लाला 3d5 4s1, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब फर्स्ट आईपी, सेकंड आईपी मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हो। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे, 3d5 से। वो पहले से ही बंदा स्टेबल बैठा है 3d5 में, क्या तुम्हें जाके इलेक्ट्रॉन देगा, उसके लिए तुम्हें बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। उसके लिए तुम्हें बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। भाई साहब उसके अंदर से पहली आईपी में 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब बचा क्या 3d5 कॉन्फ़िगरेशन। क्या तुम्हें वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि अभी उसका क्या है, स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब वो मरे इलेक्ट्रॉन नहीं दे। सेम कॉपर में
कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1, फर्स्ट आईपी के टाइम उसने पहला इलेक्ट्रॉन दे दिया तुम्हें आसानी से, 4s1 में से निकल गया। क्या सेकंड आईपी के टाइम तुम्हें दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा? नहीं देगा। क्यों? 3d10 फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, भाई साहब हाफ फील्ड से तो और ज्यादा स्टेबल है। वो तो क्या ए उसके पास कोई एलिमेंट आया, भाई कॉपर इलेक्ट्रॉन देगा क्या? क्या हाँ भाई पहला इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, तेरे को दूसरी आईपी में दूसरा इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, एक खींच के रैप्ट पड़ जाएगा तेरे, नहीं दूंगा। क्यों? फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हूं, स्टेबल हूं, मैं क्या इलेक्ट्रॉन देता फिरूंगा कि तुम्हें? कॉपर के ऐसे धमकाने के बाद ही सारे के सारे एलिमेंट 3D सीरीज के चुप हो जाते हैं। क्यों? भाई साहब कॉपर के मुंह नहीं लगना, कॉपर एकदम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है सेकंड आईपी के टाइम पे, इसको तो बहुत एक्स्ट्रा बल्क अमाउंट में अगर एनर्जी दूं तो ही ये इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं तो कॉपर के इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है साथियों। आ जाओ नेक्स्ट। रेयर अर्थ एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ये रहो देखो 3d5 पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया फर्स्ट आईपी, पहला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट आईपी, तो क्रोमियम का अब कॉन्फ़िगरेशन क्या बच गया? आर्गन 3d5, तो सेकंड आईपी के टाइम पे दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से निकलेगा? 3d5 से। कॉपर आर्गन 3d10, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 3d10 से। ये फुल फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, दोनों ही अपने आप में स्टेबल है। क्या इलेक्ट्रॉन देंगे? मरे इलेक्ट्रॉन नहीं देवे, ठीक है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स किसको बोलते हैं हम? एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम? रेयर अर्थ एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं बच्चा? रेयर अर्थ एलिमेंट्स, बिकॉज क्योंकि वो इनिशियली डिस्कवर किससे हुए थे? रेयर ऑक्साइड मिनरल से। इनिशियली वो किससे डिस्कवर हुए थे? इनिशियली वो डिस्कवर हुए थे रेयर ऑक्साइड मिनरल्स से, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट्स। लेंथेनॉइड एलिमेंट्स का बेसिक नेचर एक्सप्लेन करना है। लेंथेनॉइड एलिमेंट का बेसिक नेचर डिक्रीज करता है कहां से कहां तक? लेफ्ट से राइट तक, लेफ्ट से राइट तक। कहां से? सीरियम हाइड्रोक्साइड से ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड तक। क्यों? बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। वही वाली बात है, 4f का पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है, 4f के पुअर शिल्डिंग इफेक्ट के कारण जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव होता क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने के कारण उनकी आयोनिक रेडियस कम हो जाती है। यही तो है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन यार, और इसकी वजह से उनके हाइड्रोक्साइड का टेंडेंसी भी कम हो जाती है। कहां से कहां तक? लेफ्ट से राइट तक। अगला है टू लेंथेनॉइड एलिमेंट्स जिनका जो मिस मेटल के रूप में यूज किया जाता है, मिस मेटल बनाने में यूज किया जाता है। सबसे पहला एलिमेंट है सीरियम जो कितने नंबर पे आता है? 58 नंबर पे। दूसरा है लेंथेनम जो कितने नंबर पे आता है? 57 नंबर पे। मिस मेटल होता है क्या? मिस मेटल होता है, मिस मेटल इज एन एलॉय प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट्स। मिस मेटल क्या होता है? एलॉय, ऐसा एलॉय जो किससे कंपोज्ड हो? लेंथेनॉइड्स के एलिमेंट्स से। किससे? लेंथेनॉइड्स के एलिमेंट्स से कंपोज्ड हो, उसी को क्या बोलते हैं हम? मिस मेटल। क्या बोलते हैं? मिस मेटल। चलें आगे, अगला क्वेश्चन। ये लो भाई साहब, आपके जो लास्ट में कंपाउंड दे रखे हैं पर मैग्नेट की, उसकी रिएक्शन है Mn+2 जब H2O8-2 और वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या कंपाउंड बनाता है? वो कंपाउंड बनाता है एक तो सल्फेट आयन और MnO4-। इसको क्या पूछा गया है? कैसे पूछा पता है आपको? रिएक्शन बैलेंस करके पूछा गया है। और लिख लोगे ना यार, रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना आता है ना आपको? रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना आता है ना, बस वैसे ही खत्म। जब MnO2 आपके KOH के और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है क्या बनाता है? MnO4-2। और जब एसिडिक सॉल्यूशन में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? MnO4-। जब KOH और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराता है तो क्या बनाता है? MnO4-2। और जब एसिडिक सॉल्यूशन H+ के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? MnO4-। ठीक है सर। MnO2 जब फ्यूज्ड KOH के साथ फ्यूज किया जाता है और एयर और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ इसको ऑक्सीडाइज कराया जाता है तो क्या बनाता है? MnO4-2। और इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं तो MnO4-। पोटेशियम नाइट्रेट के साथ अगर एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराएंगे तो पर मैग्नेट, और इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराएंगे तो मैग्नेट। कर लोगे? अगला क्वेश्चन ये लो, आपके पर मैग्नेट और मैग्नेट का स्ट्रक्चर। पर मैग्नेट और मैग्नेट का स्ट्रक्चर आज तक पूछा तो नहीं गया है, क्या पता इस बार आरबीएससी का दिमाग खटक जाए और पूछ ले। ये लो स्ट्रक्चर बताओ। तो पर मैग्नेट और मैग्नेट का स्ट्रक्चर। पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है? MnO4-। मैग्नेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है? MnO4-2। ठीक है सर। पर मैग्नेट के ऑक्सीडेशन स्टेट Mn+7 में होता है, यहाँ पर Mn+6 में होता है। यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 3d0। इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d1। इसका कलर कौन सा आएगा? पर मैग्नेट का कलर कौन सा आएगा भाई? पर्पल कलर। और मैग्नेट आयन का कलर कैसा आएगा? ग्रीन कलर। इसका कलर क्यों आ रहा है? ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है? चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। कहां से? ऑक्साइड से मैग्नीशियम+2 तक। ऑक्साइड से मैग्नीशियम+2 तक। इसमें कलर ग्रीन कलर जो वो क्यों आ रहा है? चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ऑक्साइड से Mn+6 तक, ऑक्साइड से Mn+6 तक। ठीक है सर। यहां पर 3d0 है
कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पर 3d1 है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। 3d0 कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, स्पीसीज कैसी होती है? डायामैग्नेटिक। कैसी होती है लाला? डायामैग्नेटिक। और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो स्पीसीज कैसी होती है? पैरामैग्नेटिक। ये लो, ये लिखा हुआ है, पैरामैग्नेटिक है ये। क्यों? एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और ये डायामैग्नेटिक है, क्यों? कोई जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसका स्ट्रक्चर देख लो, 3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक सिंगल बॉन्ड ऑक्साइड O- के साथ, 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 2 ऑक्साइड सिंगल बॉन्ड के साथ। कर लोगे? ये रहा इसका स्ट्रक्चर। अरे कर लोगे ना? ये लो। तो लास्ट क्वेश्चन आज का, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर। तो CrO4-2 से H+ एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में क्या बन जाता है? क्रोमेट आयन बन जाता है। क्रोमेट आयन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? डाइक्रोमेट आयन में। किसमें? डाइक्रोमेट आयन में। तो क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, Cr के साथ 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और Cr 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, बीच में एक पर ऑक्साइड, ऑक्सीजन का लिंकेज, Cr 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्साइड माइनस। ये स्ट्रक्चर याद कर लो सबसे पहले। तो स्ट्रक्चर याद कर लो। आरबीएससी ने आज तक इस पे क्वेश्चन नहीं दिया है, क्या पता इस बार दे दे, इस बार खटक जाए आरबीएससी की, यार ये मेरे को अच्छा पेपर बनाना है, तो अच्छे पेपर के लिए ही बनाया मैं आपको क्वेश्चन। आई बात समझ में? इसकी जो थ्योरी पढ़ लेते हैं। एनी क्रोमेट विथ एसिड CrO4-2 H+ गिव्स क्या बना देता है? वो डाइक्रोमेट बना देता है। क्या बना देता है? डाइक्रोमेट बना देता है। ठीक है सर, समझ गए। द क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स आर इंटरकन्वर्टिबल इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में इंटरकन्वर्टिबल है, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? पीएच ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की पीएच के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्रोमेट आयन क्या है? CrO4-2 इज कैसा स्पीसीज है? टेट्राहेड्रल। ये देखो स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है आपको? टेट्राहेड्रल। 4 सिग्मा बॉन्ड है, कैसा बनेगा? sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है सर। वेयर इज डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है आपको? डाइक्रोमेट क्या नाम है? Cr2O7-2। किसका दिख रहा है? 2 टेट्राहेड्रल शेयरिंग। इसमें 2 टेट्राहेड्रल यूनिट लिख रही है हम, 2 टेट्राहेड्रल यूनिट। ठीक है, इसका और इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा sp3 और sp3। ठीक है सर। 1 ऑक्सीजन, बीच में CrO के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, उस बॉन्ड एंगल कितना है? उस बॉन्ड का 126। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए नए हैं, राजस्थान बोर्ड वालों के लिए। आज तक आरबीएससी ने कभी भी स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन नहीं दिया है, आज तक कभी आरबीएससी ने स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन नहीं दिया है। ठीक है, ये थे आपके D&F ब्लॉक के सारे इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ओके बाय। जय हिंद, जय भारत।